कहानी सखी। रातरानी की खुशबू से महका हुआ आलम व आकाश से छनकर आती चांदनी को जब करीब से महसूस किया तो लगा हृदय धीरे धीरे आश्वस्त होता जा रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने ही नेम प्लेट डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा MA हिंदी PhD को अपलक निहारते हुए अपनी कहानी के पात्रों की आंतरिक व्यथा को स्वयं किरदार बन टटोलने का प्रयास तो कर रहे थे, पर पारों की भावनाओं को अपने हृदय से आंकने का उनका सामर्थ्य समाप्त होता जा रहा था। उपन्यास के सारे किरदार पूरे 10 दिनों से जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ की भावनाओं को झकझोरते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि उनके निष्क्रिय होते जा रहे स्वरूप को हलचल प्रदान कर दे, लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ विवश हो गए थे। दुविधाग्रस्त मन व अपराधबोध से भरा मस्तिष्क जब उनकी कॉलम का साथ नहीं दे पा रहा था। व्हीलचेयर लिए डॉक्टर सिद्धार्थ बरामदे में आ गए। प्रकृति इंसान को हर व्यथा से मुक्ति देने का सामर्थ्य रखती है। सोचते सोचते डॉक्टर सिद्धार्थ ने प्रयास किया कि वे मुस्कुरा ले, किंतु आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क ही गए। अनायास ही इच्छा होने लगी कि चीत्कार कर रो लें, लेकिन आशुतोष किसी भी पल लौट सकता था। पता नहीं सिद्धार्थ के आंसुओं का वो क्या अर्थ लगाए। अपनी 65वीं वर्षगांठ मना चुके डॉक्टर सिद्धार्थ को इस उम्र में एक ऐसी विपत्ति का शिकार होना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें अपने पुत्र से मदद मांगनी होगी, ऐसा तो उन्होंने सोचा भी न था। मन की बेचैनी बढ़ने लगी तो डॉक्टर सिद्धार्थ व्हीलचेयर की मदद से पुनः अंदर आ गए। अपने अधूरे उपन्यास के पृष्ठों को थोड़ा सा उलट पुलट कर देखा। सारे किरदार उनकी इच्छा आकांक्षा के अनुरूप यथास्थान खड़े थे, पर जाने क्यों डॉक्टर सिद्धार्थ को लगा कि जैसे वे अपने अस्तित्व को संपूर्णता प्रदान करने हेतु गुहार भी लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ ने पूरी ताकत से अपने हाथ को टेबल पर दे मारा और इस विश्वास से आश्वस्त भी हो गए कि अपनी इस प्रतिक्रिया से उन्होंने अपने हृदय की स्थिति को अपने कथापात्रों के आगे उजागर कर दिया है। वह अब कुछ पलों के लिए उनके कथापात्र उनसे कोई उम्मीद न रखेंगे। क्यों जीता है कलाकार अपनी कल्पनाओं में, तुलिका या लेखनी के माध्यम से अपने कथापात्रों से जाने कैसा रिश्ता जुड़ जाता है उसका। अपने आप से लड़ता झगड़ता रूठता मनाता रोता हंसता कलाकार क्यों अपनी भावनाओं में एक अलग संसार रचता है। क्यों नहीं आंक पाता है एक कलाकार उस दूरी को जो कल्पनाशीलता और यथार्थवादिता के बीच है। कल तक अपनी भावनाओं में जीने वाले महान उपन्यासकार डॉक्टर सिद्धार्थ आज यथार्थवादिता के धरातल पर जाते ही टूट से गए हैं। अपनी नन्ही सी प्रशंसिका तृप्ति से अपने निस्वार्थ स्नेह पर उन्हें कभी कोई खेद नहीं हुआ था, शायद इसलिए कि उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं था कि तृप्ति उनसे अपने प्रेम का प्रतिदान मांगेगी। बगैर सोचे समझे वो 20 वर्षीय युवती एक 65 वर्षीय पुरुष की अर्धांगिनी बनने की जिद कर बैठेगी। एंड डॉक्टर सिद्धार्थ ने तृप्ति के साथ के अपने भावनात्मक रिश्ते में उम्र की सीमा को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं किया था, लेकिन तृप्ति की आकांक्षाओं ने डॉक्टर सिद्धार्थ को कई ऐसी सच्चाइयों से अवगत करा दिया जिन्हें शायद वो जानबूझकर नजरअंदाज करते जा रहे थे। आज डॉक्टर सिद्धार्थ यह सोचकर आत्मग्लानि में दबे जा रहे थे कि उन्होंने तृप्ति को कभी यह क्यों नहीं बताया कि वे अपनी मृत पत्नी से जितना प्यार करते हैं उतना संसार की किसी और नारी से नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाएंगे। तृप्ति को क्यों नहीं इस सच्चाई से अवगत करा दिया था कि उनके पुत्र आशुतोष से बढ़कर उनका और कोई दायित्व नहीं है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने तो अपनी कोई बात की ही नहीं। वो तो सदैव तृप्ति से या तो अपनी प्रशंसा सुनते रही या तृप्ति की छोटी छोटी व्यथाओं पर अपनी स्नेहवाणी से चंदन लेप लगाते रहे। तृप्ति को स्वयं डॉक्टर सिद्धार्थ ने ये कभी नहीं बताया कि वे अपाहिज हैं। सालों पहले आए लंबी बीमारी ने उनसे चलने फिरने का सामर्थ्य छीन लिया था। डॉक्टर सिद्धार्थ की मंशा तृप्ति को छलने की कदापि नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो इन सब बातों की स्वयं भी कभी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया था, किंतु जाज अनायास ही लगने लगा था कि कहीं न कहीं कुछ गलती तो उनसे भी हुई है। 15 दिनों पहले ही तो तृप्ति का फोन आया था। हर शब्द जैसे अक्षरशः याद है उन्हें। 1 सप्ताह के अंतराल के बाद उस रोज तृप्ति का मधुर खनकता स्वर डॉक्टर सिद्धार्थ के कानों में जैसे मिश्री सा घोल गया था। रे तृप्ति, कहाँ थी तुम अब तक? प्रफुल्लित होते हुए डॉक्टर सिद्धार्थ ने पूछा था। आप तो खुश हो रहे होंगे कि पिछले 1 सप्ताह मैंने आपको फोन पर परेशान नहीं किया। खिलखिलाकर हंस दिए सिद्धार्थ। उनकी यह नन्ही सी प्रशंसिका उनके जीवन में कितना अहम स्थान रखती है, कदाचित इसकी अभिव्यक्ति ही तो थी उनकी यह बेबाक हंसी। बोलो कैसी हो? ठीक हूँ, अपनी नानी से मिलकर आ रही हूँ, इसीलिए एकदम फ्रेश हूँ। वैसे नानी बीमार है, आपको तो पता ही है। पापा ने माँ के देहांत के बाद माँ के घर वालों से रिश्ता ही तोड़ लिया है, पर मैं साल में एक बार नानी से मिलने जरूर जाती हूँ। जानते हैं, वहाँ सब कह रहे थे कि मेरे आते ही नानी की हालत सुधरने लगी। अच्छा, डॉक्टर
सिद्धार्थ पुनः खिलखिलाकर हंस पड़े थे। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी नई माँ का व्यवहार अब तो ठीक रहता है ना? हाँ, थोड़ा बहुत जैसा आपने बताया था उसी के अनुसार मैंने उन्हें अब उल्टा जवाब देना छोड़ दिया है। वैसे सिद्धार्थ जी, बुरी नहीं है, शायद अच्छी ही हो, पर मैं उन्हें माँ नहीं मान पाती हूँ। और ये बताए, आपके नए उपन्यास की नायिका कृतिका की आंखें ठीक हो गई? नहीं तृप्ति, अभी नहीं। अभी तो उसका प्रेमी पल्लव उसकी आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे ही नहीं जमा कर पाया है क्या? मैं पूरे 1 सप्ताह बाद आई हूँ, तब तक आपकी गाड़ी इंच भर भी आगे नहीं बढ़ी। जल्दी कीजिए सिद्धार्थ जी, मैं चाहती हूँ कि कृतिका जल्दी से अपने प्रेमी पल्लव को देख ले। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। कृतिका यह नहीं जानती कि पल्लव कितना कुरूप है। पल्लव को देखने के बाद हो सकता है कृतिका उसे नापसंद कर दे। कृतिका कैसे नापसंद कर सकती है पल्लव को? चिंताग्रस्त हो उठा था तृप्ति का स्वर। वो पल्लव से प्रेम करती है, असंभव कुछ भी नहीं होता है। तृप्ति नहीं सिद्धार्थ जी, पल्लव के साथ यह अन्याय मत कीजिएगा। वो कृतिका को कितना प्यार करता है। आपने तो उपन्यास में एक स्थान पर लिखा है ना कि वो जीते जी ही अपनी आंखें कृतिका को दे देना चाहता था। हाँ लिखा है। पल्लव सचमुच कृतिका को बेहद चाहता है। कृतिका बेहद सुंदर जो है, लेकिन पल्लव कुरूप है, बेहद कुरूप। तो क्या हुआ? कलम तो आपके हाथ में है। आप चाहे तो कृतिका के मनोभाव को इतना सुंदर बना सकते हैं कि वो पल्लव की बदसूरती की तरफ ध्यान ही नहीं देगी। तृप्ति, ऐसे तो मेरा उपन्यास अधूरा रह जाएगा। बगैर रिश्तों को तोड़े मरोड़े मैं अपने पाठकों को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं आपकी पाठक नहीं हूँ? तृप्ति लड़ियाते हुए पूछ बैठी थी। होना तो क्या आप मेरे लिए कृतिका के भावों की सुंदर नहीं बना सकते? नहीं तृप्ति, लेखक की भी अपनी एक विवशता होती है। विवशता तृप्ति, लेखक भी एक आम इंसान है, वो भी आम इंसान की तरह ही सोचता विचारता है, और हर सामान्य व्यक्ति सौंदर्य को ही प्रेम करता है। मेरे उपन्यास की नायिका भी बिल्कुल आम महिला है। उसे ऑपरेशन के बाद अपने सौंदर्य को देखकर खुद पर अभिमान होगा। वो महसूस करेगी कि पल्लव उसके योग्य नहीं। माफ कीजिए सिद्धार्थ जी, आप स्त्री के नजरिए से सही नहीं सोच रहे हैं। प्रेम में सौंदर्य का कोई स्थान नहीं, प्रेम आत्मिक होता है। मानता हूँ तृप्ति, लेकिन कृतिका आप नहीं मानेंगे, है ना? ठीक है, जो जी में आए कीजिए। कहते हुए तृप्ति ने फोन पटक दिया। एक धक्का सा लगा सिद्धार्थ को। तृप्ति अद्भुत तो है ही, मासूम और भोली भी है। जब वो 12वीं कक्षा की छात्रा थी, तब पहली बार अपनी पाठ्य पुस्तक में डॉक्टर सिद्धार्थ की कविता पढ़ने के बाद उन्हें फोन किया था। शर्माते हुए लहजे में अस्पष्टता में तारीफ के 2 बोल बोलकर उसने फोन रख दिया था। सिद्धार्थ को इसके पूर्व इस तरह कभी किसी बच्ची ने फोन पर गौरवान्वित नहीं किया था। तृप्ति को अपने परिवार वालों में उतना संरक्षण व स्नेह नहीं मिल पाता था जिसकी वो अधिकारिणी थी। अतः उसमें स्नेह के लिए ललक तो थी ही, पर उससे भी अधिक एक हीन भावना से ग्रसित थी। वो डॉक्टर सिद्धार्थ के आत्मीयतापूर्ण संबोधन व बातचीत से प्रभावित होकर तृप्ति ने कई बार उन्हें फोन किया और शनया उन्मुख भी होती चली गई। उसकी कुंठाओं की गांठ खुल गई थी। डॉक्टर सिद्धार्थ से अपनी समस्याओं व उनके साहित्य पर चर्चा ही तृप्ति का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। सिद्धार्थ के हर उपन्यास की वो पाठिका भी थी व समीक्षक भी। किसी भी किरदार के साथ कोई अन्याय उससे बर्दाश्त न होता। सिद्धार्थ वही लिखते जो वो चाहते थे और जो उनके उपन्यास की मांग होती, पर साथ ही प्रयासरत भी रहते कि तृप्ति को समझा लें, किसी तरह मना लें। कई बार वो सफल होते तो कई बार नहीं भी। 2 दिन बाद पुनः तृप्ति का फोन आया था। बेचैनी से भरकर तृप्ति ने अपना प्रश्न दोहरा दिया था। कृतिका की आंखों का ऑपरेशन हो गया। वो सिद्धार्थ को देखकर निराश तो नहीं होगी, कृतिका को तो निराश होना ही है तृप्ति। यही तो मेरे उपन्यास का कथानक है। आप नहीं मानेंगे, है ना? आप शायद सौंदर्य को ही प्रेम मानते हैं। कहते कहते तृप्ति का गला भर गया। नहीं तृप्ति, मैं नहीं मानता, पर मैं अपने उपन्यास का किरदार नहीं हूँ। समाज में कई प्रकार के लोग हैं, उन सब की भावनाएं क्या एक सी होती है? कोई दयालु होता है, कोई क्रोधी व हिंसक होता है, तो कोई भावुक। कोई शरीर के सौंदर्य को पूजता है, तो कोई मन के सौंदर्य को। कृतिका भी मन के सौंदर्य की उपासक है, लेकिन पल्लव बहुत कुरूप है तृप्ति, इसीलिए कृतिका को एक धक्का लगना स्वाभाविक है। पल्लव को कुरूप बनाकर आपने अच्छा नहीं किया। कुरूप शरीर के अंदर के सुंदर मन को भला कौन पढ़ सकता है? मन की अच्छाई तो गौण हो गई ना। कहते कहते बिलक पड़ी तृप्ति। तुम क्या पागल हो गई हो तृप्ति? कहानी को सिर्फ कहानी समझो, उसे इतनी गंभीरता से लेने की क्या जरूरत? मैं भी औरों की तरह ही एक लेखक हूँ। मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के अलावा समाज को कुछ देने का भी प्रयास करता हूँ।
कृतिका को पल्लव को अपनाने में झिझक जरूर होगी, पर अंततः सच्चे प्यार की ही जीत होगी। सिद्धार्थ जी, आपसे कुछ कहना चाहती थी। इस बार जरूरत से ज्यादा सौम्य लगा था तृप्ति का स्वर, जैसे कुछ निवेदन करने की आकांक्षी हो। बेझिझक कहो, मुझे लगता है कि कहीं आपने मुझे देखकर नापसंद कर दिया तो नापसंद क्यों? मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूं, पर तुम एक अच्छी पाठक हो, जागरूक विचारक हो और निष्पक्ष समीक्षक भी। और भला क्या चाहिए एक लेखक को पाठक से? लेखक और पाठक के बीच सौंदर्य कोई मायने नहीं रखता। मैं अब आपकी पाठिका बनकर नहीं रहना चाहती, आपके जीवन में अपना स्थान चाहती हूँ, आपके पास रहना चाहती हूँ, आपकी बनकर। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। धक हो गया सिद्धार्थ का हृदय। प्रेम? एक बच्ची को एक वृद्ध से तृप्ति, पागलों सी बातें मत करो। मैं विवाहित हूँ जानती हूँ, लेकिन आपकी पत्नी मर चुकी है। मैं आपकी पत्नी? ओ शटअप, जस्ट शटअप तृप्ति। बेवकूफ़ी की भी एक हद होती है नहीं सिद्धार्थ जी, मैं उस हद को पार कर चुकी हूँ। मेरे लिए आपके बगैर जीवन जीना संभव नहीं होगा। मैं असहाय हो चुकी हूँ। नहीं तृप्ति, मेरी उम्र तुमसे कई गुना ज्यादा है। मैंने कभी तुम्हें उस दृष्टि से महसूस ही नहीं किया जिसके लिए शादी की अनिवार्यता रहती हो। मुझे आपकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। डॉक्टर, सिद्धार्थ को लगा जैसे अपने संवाद के साथ ही तृप्ति ने उन्हें एक अंधे कुएं में धकेल दिया हो। उस घर के प्रतिकूल वातावरण ने तृप्ति को बेहद मानसिक यातनाएं दी है। ऊपर से वो स्वयं को कुरूप भी मानती है। अब डॉक्टर सिद्धार्थ के इनकार से वो एक और मानसिक आघात की शिकार हो सकती थी। इस उलझन ने डॉक्टर सिद्धार्थ के दिलो दिमाग को जकड़ लिया था। तृप्ति को डॉक्टर सिद्धार्थ ने सदैव एक बालसखा के रूप में देखा था। अपनी नन्ही सी प्रशंसिका से बात करते हुए कितने सहज रहा करते थे सिद्धार्थ। तब न अपने महान लेखक होने का गर्व होता उन्हें, न वृद्धावस्था की ओर अग्रसर अपनी आयु का भास, बस एक उन्मुक्तता होती बातचीत में। पर तृप्ति के इस असंभावित प्रस्ताव के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर सिद्धार्थ टूट से गए थे। लेखनी हाथ से छूटकर टेबल पर जो गिरी तो उठ न सकी। जब विचार ही अपाहिज हो गए हो, तब भला लेखनी को संबल कहाँ ने मिलता? बार बार यह प्रश्न उन्हें झकझोरता रहता कि जो उन्होंने तृप्ति को दिया नहीं, उसे भला वो कैसे पा गई? चिर परिचय, गहन आत्मीयता, स्नेह को तृप्ति वो स्नेह मानने लगी थी जिसकी मंजिल शादी है। कई दिन लगे हल ढूंढने में। तृप्ति को इस मृग तृष्णा से, उस सम्मोहन के जाल से बाहर निकालाना था जिसकी रचना तो स्वयं तृप्ति ने ही की थी। किंतु डॉक्टर सिद्धार्थ की अंतरात्मा उन्हें भी दोषी करार दे रही थी। नारी मन डॉक्टर सिद्धार्थ की कहानियों की खूबी रही है। एक पुरुष होने के बावजूद स्त्री संवेदना, वैधव्य, तिरस्कृत दुखी स्त्री की आंतरिक व्यथा का बखूबी आकलन कर लेते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ। अपने इसी सामर्थ्य के बल पर उन्होंने निर्णय लिया था कि वो अपने पुत्र आशुतोष को तृप्ति के पास भेजेंगे। आशुतोष अपने परिचय के उपरांत तृप्ति को डॉक्टर सिद्धार्थ की कहानियों का संग्रह भेंट करेगा। इसके पूर्व डॉक्टर सिद्धार्थ ने सदैव तृप्ति को अपनी किताबें पोस्ट से भेजी थी, पर अब एक साक्षात्कार जरूरी हो गया था। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने पुत्र को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहे थे और उन्हें विश्वास था कि तृप्ति आशुतोष को देखकर डॉक्टर सिद्धार्थ की उम्र का अंदाजा लगा लेगी, तब अपने विवाह के निर्णय पर निश्चित ही उससे हंसी आ जाएगी। आशुतोष को लौटने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। डॉक्टर सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने आशुतोष को अपने और तृप्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, किंतु तृप्ति की प्रतिक्रिया के बारे में वे जल्द से जल्द जान लेना चाहते थे। दरअसल उन्होंने आशुतोष को तृप्ति के पास उसके प्रस्ताव के जवाब के रूप में ही भेजा था। इतने बड़े पुत्र के पिता के लिए पुनर्विवाह करना संभव नहीं, ये बात तृप्ति आशुतोष को देखकर ही समझ जाएगी। आशुतोष 9:30 बजे के करीब लौट आया था। बेहद प्रफुल्लित व उत्साहित सा नजर आ रहा था वो। पापा, तृप्ति जी तो बड़ी परिचित सी लग रही थी। मैं आपका बेटा हूँ ये जानने के बाद तो उनकी खुशी की सीमा 3 थी। मुझे बगैर खाना खाए आने ही नहीं दिया। उनके माता पिता भी बड़े मिलनसार व अच्छे लगे। तृप्ति जी से ढेर सारी बातें हुई। साहित्य, राजनीति, संगीत, हर विषय पर वो अच्छा खासा ज्ञान रखती है। पापा, उनकी आंखों का भाव ही तो था कि मैं भी उनसे जल्दी ही घुल मिल गया। उनकी आंखों में न स्नेह भाव था, न करुणा भाव, वहां तो सिर्फ ममता थी। छोटी सी उम्र में भी वो कितनी बड़ी लग रही थी। मेरे बारे में तुमने बताया नहीं कि मैं अपाहिज हूँ, इसलिए स्वयं उससे मिलने नहीं आ सका। वो आपके बारे में सब कुछ जानती है पापा। आपसे मिल भी चुकी हैं, लेकिन आपको कभी अपना परिचय नहीं दिया। पापा, कौन है वो? मेरे कहने का मतलब आपकी फैन है या कुछ और? आशुतोष सशंकित तो शायद न था,
पर तृप्ति से मिलकर कुछ विचित्र सा अवश्य महसूस कर रहा था। आशुतोष के प्रश्न का उत्तर सोचना नहीं पड़ा सिद्धार्थ को, मुंह से स्वयं में भी निकल गया। वो मेरी एकमात्र सखी है। अपने जवाब पर स्वयं स्तब्ध रह गए सिद्धार्थ। सारे के सारे प्रयास धरे के धरे रह गए थे। नारी मन को पहचानने का दावा गलत सिद्ध हो गया था। तृप्ति उन्हें देख चुकी है और मिल भी चुकी है। इसका मतलब सब कुछ जानते बूझते उसने विवाह का प्रस्ताव रखा था। प्रेम न उम्र देखता है न रूप, आज ये स्पष्ट हो गया था। डॉक्टर सिद्धार्थ अजीबोगरीब स्थिति में थे। तृप्ति को प्रेम का प्रतिदान देना संभव न था, पर आंतरिक सत्यता को स्वीकारने में वे अब और विलंब नहीं करना चाहते थे। हृदय की बात ने जुबां पर आकर यह सिद्ध कर दिया था कि तृप्ति से उनका लगाव कितना गहरा व आत्मिक है, और सारे विवादों से ऊपर उठकर निःसंदेह पवित्र है ये रिश्ता। डॉक्टर सिद्धार्थ ने अपने उस नवीनतम उपन्यास को खोल लिया जो तृप्ति से बहस के उपरांत अधूरा पड़ा था। उन्होंने पहले पृष्ठ के पहले एक और पृष्ठ जोड़ा और अंतर्मन से निकली 4 पंक्तियां उस पर लिख दी। तुम शब्द बनी, तुम भाव बनी, हर लम्हा रचना की जान बनी, तुम संग रही तो मैंने ग्रंथ रचा, तुमसे पूर्ण बना, संपूर्ण बना। पूर्ण निष्ठा से तृप्ति के लिए इन शब्दों की उद्धृत कर जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ ने तृप्ति की भावनाओं को प्रणाम किया था, तृप्ति के स्नेह पर नतमस्तक होते हुए उन्होंने इन 4 पंक्तियों के पहले लिख दिया समर्पित सखी तृप्ति को, और अंत में लिखा अशेष सिद्धार्थ।